बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आज के दिन की चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। एक तो आप तमाम देखने वालों को यह बताएंगे कि अदालती महाज से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए खुशखबरी क्या है और अदालती महाज से ही इमरान खान के लिए बुरी खबर क्या है। और फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे जो पंजाब हुकूमत की जानिब से शरीफ ख़ानदान को दी गई सिक्योरिटी वापस ली गई है। शरीफों से ये सिक्योरिटी क्यों वापस ली गई है, सिक्योरिटी वापस लेने की वजह क्या है, इसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर तीसरी खबर में बात करेंगे कि सहाफ़ियों को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से किस बात का जवाब मांगना महंगा पड़ा है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और फिर चौथी खबर में बात करेंगे कि पीटीआई रहनुमा और लीगी रहनुमा पर नामालूम अफराद के हमले का मामला क्या है। लेकिन नाज़रीन, इन ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से और बुज़ुर्गों से ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो नाज़रीन, पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि अदालती महाज से इमरान खान के लिए खुशखबरी क्या है और इमरान खान के लिए बुरी ख़बर क्या है। खुशखबरी नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ये है कि जो 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई ममनुआ फ़ंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया गया, जिसमें यह करार दिया गया कि पीटीआई के अकाउंट्स में ममनुआ फ़ंडिंग आई है। इस फ़ैसले को नाज़रीन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और पूरी तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था और इस बात का ऐलान किया गया था कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला मुतल्लिका फ़ोरम पे यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ़्ते तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं उमर अयूब ख़ान, उनकी जानिब से ईसीपी का ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अब खुशखबरी ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई इस अपील को कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और कल नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं तहरीक इंसाफ की इस अपील के ऊपर समाअत करेंगे और इस बात का इम्कान है अगर कल ये दरख्वास्त जो है पीटीआई की एक्सेप्ट कर ली जाती है और हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाता है, यानी जो ऑपरेशन इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले का उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, तो इस सूरत में एफआईए में जो पीटीआई के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग केस की इंक्वायरी चल रही है वो इंक्वायरी अपनी जगह पर रुक जाएगी। एफआईए इस केस में जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक जो है वो एफआईए किसी किस्म की कार्रवाई को, इंक्वायरी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अब देखते हैं कि पीटीआई की सुन तो ली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन कल फ़ैसला क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होते हैं और क्या डेवलपमेंट होती है, ये फिर कल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और बुरी खबर नाज़रीन अदालती महाज से ये है कि जो 9 हलकों में खान साहब की जानिब से नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए हैं, ग़ालिबन मोस्टली तो हलकों में जो कौमी असम्बली के हलके हैं जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर खान साहब के नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके हैं। और आज नाज़रीन हमारी कल की खबर की तस्दीक हुई है कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जो सियासी जमातें हैं उन तमाम सियासी जमातों के इन 9 हलकों में जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी जानिब से इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर को चैलेंज किया जाएगा, उन पर एतराज़ात जो है वो उठाए जाएंगे। और नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक किसी भी कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर के ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उन एतराज़ात को सुन के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से फ़ैसला करेगा। अब कहा यह जा रहा है कि जैसा कि हमने भी आपको बताया था कि एक तो तोशाखाना के रेफरेंस को जवाज़ बना के और दूसरा जो ममनुआ फ़ंडिंग केस का फ़ैसला है उसमें जो खान साहब के 5 सालों के जो पीटीआई के अकाउंट से मुतल्लिक सर्टिफिकेट थे जिन्हें रिजेक्ट किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इन दोनों इश्यूज़ को जवाज़ बनाकर इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर को चैलेंज किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन अगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सस्पेंड हो जाता है तो एटलीस्ट ममनुआ फ़ंडिंग केस की हद तक जो है खान साहब के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो चैलेंज नहीं हो सकेंगे। फिर सिर्फ तोशाखाना का जवाज़ जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद की जो सियासी जमातों के जो कैंडिडेट होंगे सिर्फ यही एक जवाज़ होगा, यही एक नुक्ता होगा कि इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर को चैलेंज कर सकें। दूसरी खबर पर बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत ने आखिर क्या वजह है कि
शरीफ ख़ानदान को जो लाहौर में या पंजाब में जो सिक्योरिटी दी जा रही थी वो क्यों वापस ली गई है। इसकी नाज़रीन वजह जो वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर जो कि पंजाब के वज़ीर दाखिला उनकी जानिब से बताई गई है, उसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर पंजाब में आते हैं, लाहौर में आते हैं, तो उन्हें तो सिक्योरिटी फ़राहम की जाएगी, लेकिन जो शरीफ ख़ानदान के दीगर अफराद हैं उन्हें किसी किस्म की सिक्योरिटी जो है वो फ़राहम नहीं की जाएगी। अब वजह भी उन्होंने बता दी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर शरीफ ख़ानदान के दीगर अफराद को इस बुनियाद पर सिक्योरिटी नहीं देनी कि उनका हुकूमत में कोई लेना देना नहीं, हुकूमत में उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई ओहदा उनके पास नहीं, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, तो फिर सवाल ये भी पूछा जाएगा कि इमरान खान तो सियासी जमात के सरबराह हैं, इमरान खान तो ना वफाकी वज़ीर हैं, इमरान खान ना तो वज़ीर आज़म हैं, ना सदर हैं, ना पंजाब के वज़ीर आला हैं, तो फिर इमरान खान को किस बात के ऊपर सिक्योरिटी दी जा रही है। और फिर अगर इमरान खान को साबिक़ वज़ीर आज़म के तौर पर सिक्योरिटी देनी है तो हमजा शहबाज शरीफ भी पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला हैं, उन्हें भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और फिर अगर एक और सवाल उठाया जाता है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें सिक्योरिटी मिल रही है, तो जो खान साहब की अहलिया हैं उन्हें किस बात की सिक्योरिटी दी जा रही है, और ख़ान साहब के साथ जो उनकी अहलिया के जो रिश्तेदारान हैं उन्हें पंजाब हुकूमत क्यों सिक्योरिटी दे रही है। तो ये बहुत सारे सवालात जो है जन्म लेंगे। अब देखते हैं कि ये सिक्योरिटी लेने का फ़ैसला जो किया गया है, इसमें यह भी बताया गया है कि 500 जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं वो शरीफों के घर के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अब देखना ये होगा कि ये जो सिक्योरिटी वापस ली गई है, तो ज़ाहिर सी बात है कि शरीफ ख़ानदान, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, उनके नीचे मरीम नवाज़ हों, शरीफ ख़ानदान के दीगर लोग हों, सिक्योरिटी रिस्क तो है। और पाकिस्तान की स्टेट में आपके सामने है कि कभी भी कुछ नागहानी सा वाक़या हो जाता है, नाखुशगवार वाक़या हो जाता है, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर ये सिक्योरिटी वाकई सही मायने में वापस ले ली जाती है। लेकिन बहरहाल तीसरी खबर की जानिब जाते हैं कि ख़ान साहब से सहाफ़ियों को किस सवाल का जवाब मांगना महंगा पड़ा है। आज नाज़रीन खबर सामने आई है जो ख़ान साहब की जानिब से NA 109 फैसलाबाद में 108 जो फैसलाबाद में नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए हैं। नाज़रीन नॉमिनेशन पेपर के मुताबिक ख़ान साहब के जो असासे हैं 2022 में आज यानी वो 30 करोड़ 42 लाख रुपए के हैं, और ख़ान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनकी 600 कनाल अराज़ी उनके नाम पर है। अब नाज़रीन 2018 में ख़ान साहब के असासे जो थे वो 3 करोड़ 80 लाख के थे। अब यहाँ पे सहाफ़ी सवाल पूछे और सहाफ़ी सवाल पूछते हैं कि जो आपके 26 करोड़ और 20 लाख के असासों में इजाफ़ा हुआ है, ये असासे कहाँ से आए हैं। और सहाफ़ी अगर सवाल पूछें कि आपकी अहलिया की तो अराज़ी 431 कनाल थी 2018 में, तो ये बढ़ के 698 कनाल कैसे हो गई। तो नाज़रीन जब भी सहाफ़ी ये सवाल पूछते हैं तो सहाफ़ियों को ये सवाल पूछना, चाहे वो ख़ान साहब से हों, चाहे वो ख़ान साहब की पार्टी के लोग हों, ये सवाल पूछना महंगा पड़ जाता है। हत्ता कि अगर आप सोशल मीडिया पे सवाल उठाएं तब भी जो है ये सवाल पूछना कि इमरान खान से ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। यानी ख़ान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, ख़ान साहब रियासत मदीना के खलीफा हज़रत उमर की मिसाल देते हैं कि हज़रत उमर से उनके कुर्ते का सवाल पूछा गया कि आपके जो कुर्ता आपने पहना हुआ है या आपकी आमदन के साथ मैच नहीं करता, तो आप इसका जवाब दें। तो ख़ान साहब ये हवाले या मिसालें तो पेश करते हैं, लेकिन जब ख़ान साहब से पूछा जाता है कि आपकी कोई आमदन ऐसी नहीं, आप 3.5 साल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और आप जब वज़ीर आज़म बने थे आपके असासे 3 करोड़ 80 लाख के थे, तो इस सवाल का अगर जवाब दे देना कि ये बढ़ के 30 करोड़ 42 लाख के कैसे हो गए हैं, तो कुछ बुरा नहीं किया, तो इसमें सवाल का जवाब दे दी जाए। अगर शरीफ ख़ानदान से मनी ट्रेल मांगी जाती है और मनी ट्रेल को जवाज़ बना के शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस बन सकते हैं, रेफरेंस बन सकते हैं, वो अदालतों में पेशियाँ भोग सकते हैं, वो जेल में जा सकते हैं, जेलों को फेस कर सकते हैं, सज़ाएँ हो सकती हैं। तो ख़ान साहब से तो अभी सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है, और ख़ान साहब तो ख़ुद जैसे वो कहते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है, तो फिर सवाल का जवाब देने में ऐसा कोई हर्ज नहीं। और मेरे ख्याल से जो दोस्त इसके ऊपर गालियाँ देना शुरू कर देते हैं उन्हें भी इसी बात के ऊपर, ज़ाहिर सी बात है, बाकियों से सवाल मांगना, अगर आपके एहसासों के ऊपर सवाल उठा है कि आपकी आमदन है, तो ख़ान साहब को भी इसका, क्योंकि ख़ान साहब उनके चाहने वाले, उनके जो सिंपथाइज़र हैं, वोटर सपोर्टर हैं, वो अगर समझते हैं कि ख़ान साहब ने कुछ बुरा नहीं किया, ख़ान साहब ईमानदार हैं, तो फिर इसका सवाल का जवाब आ जाना चाहिए, बजाय इसके कि ये सवाल बार बार इमरान खान साहब से किया जाए। आपको याद होगा पिछले दिनों एक सहाफ़ी ने ख़ान साहब से सवाल किया, तो ख़ान साहब ने कहा कि आपके सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, और वो भी गालिबन सवाल जो है वो बुशरा बीबी और पिंकी बीबी के हवाले से पूछ रहे थे। अब लीगी रहनुमा और PTI के रहनुमा पर नामालूम अफराद के हमले का मामला क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करें। लेकिन पहली खबर में एक थोड़ा सा और भी ऐड करना चाहूँगा। अगर ख़ान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है, और ख़ान साहब ये चाहते हैं कि मुल्क में कानून का मसावी इतलाक़ हो,
तो फिर खान साहब से अगर सवाल पूछा गया है तो इस बात को साबित करने के लिए कि पाकिस्तान में कानून का इतलाक़ सबके लिए है, तो फिर खान साहब को भी इन सवालों का जवाब देना होगा। वैसे उन सवालों का जवाब देना होगा। कोई मुतमिन होता है तो ठीक है, मुतमिन नहीं होता तो खान साहब के ख़िलाफ़ अदालत चले जाएगा। तो वैसे इन सवालों का जवाब देना चाहिए जिस तरीके से उनके सियासी मुखालफिन से इस किस्म के मनी ट्रेल के सवालात पूछे गए। अब ये पीटीआई रहनुमा और लीगी रहनुमा पर नामालूम अफराद के हमले का मामला क्या है, तो आज नाज़रीन अली नवाज़ अवान जो है अडियाला जेल में शहबाज गिल के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे। उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ पीटीआई इस्लामाबाद चैप्टर के कुछ रहनुमा भी मौजूद थे। वहाँ पे नाज़रीन मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए अली नवाज़ अवान साहब ने ये कहा कि रावलपिंडी के अंदर कुछ नामालूम अफराद हैं और रावलपिंडी की अपनी हदूद है जिसमें कोई अप्लाई नहीं कर सकता। यानी वो कह रहे हैं कि किसी का नाम नहीं ले रहे, वैसे तो वो कहते हैं कि ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है, ग़ुलामी हम नहीं चाहते, तो फिर नाम क्यों नहीं लिया जाता? नाम बताया जाए कि नामालूम अफराद कौन हैं। वो नामालूम अफराद सबको मालूम भी हैं, लेकिन उनका नाम भी नहीं लिया जाता। तो नाम बताया जाना चाहिए कि वो नामालूम अफराद कौन हैं जिनकी पिंडी के अंदर रिट मौजूद है, पिंडी के अंदर रिट कायम है। और इसी तरीके से नाज़रीन मियाँ जावेद लतीफ़ जो कि लीगी रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं, उनकी जानिब से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ इसी तरह का सवाल उठाया गया, नामालूम अफराद की तरफ इशारा किया गया। मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान को लाने वाले कुछ नहीं समझेंगे, कुछ लोग अभी भी डोरियाँ हिला रहे हैं। तो ये जो इमरान खान को लाने वालों की बात है, ये लाने वाले कौन थे और कौन से लोग डोरियाँ हिला रहे हैं? अगर इतनी बहादुरी बनने हैं, इस तरह के आपने स्टेटमेंट देनी है, इस तरह के आपने बयानात देने हैं और फिर आप जो भी कहते हैं, तो फिर बेहतर ये रहेगा कि बजाय इसके कि आप इशारे कुनाइयों में बात करें, अगर आप इन चीज़ों को खोलना चाहते हैं, अवाम के सामने लाना चाहते हैं, तो फिर वो लोग जो एक कॉमन पर्सन हैं, जो नहीं समझते कि इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो फिर उन लोगों को बताने के लिए, उन लोगों को समझाने के लिए, उन लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए तो फिर नाम लिया करें। अगर नाम नहीं ले सकते तो फिर इस किस्म के मुबहम किस्म के बयानात जो है वो नहीं देने चाहिए। तो आपसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।